मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आप लोग स्वस्थ भी होंगे और खुद को स्वस्थ रखिए, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और तापमान आप देखते हैं आए दिन अब बढ़ती ही जा रही है। बहुत अधिक आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलिए। प्रयास कीजिए अधिक से अधिक पानी सेवन करने का। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 10 का जो इतिहास है उसका जो पहला अध्याय है यूरोप में राष्ट्रवाद, और एनसीईआरटी में उनको मतलब उनके बारे में अध्याय के नाम के बारे में बताया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हमने उसका पहले अध्याय का पहला वीडियो जो है वो हमारा डिस्कशन हो चुका है। आज हम उनसे आगे बढ़ेंगे। हमने कल की वीडियो में ये समझा था कि यूरोप मूल रूप से क्या है, साथ ही राष्ट्रवाद क्या है। उनके बाद हमने ये देखा था कि नेपोलियन की जब हार हो गई तो नेपोलियन के हार के बाद मूल रूप से जो यूरोप की और सारी जो शक्तियां थी और सारे जो ताकतवर देश थे वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में वो सभी एकत्रित हुए थे। वियना सम्मेलन उसी को कहा जाता है। वियना सम्मेलन उसका नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि मीटिंग वियना में हुई थी, जो क्या है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। याद रखना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियाई कंट्री है और ऐसा ही एक प्रोनाउंसिएशन या ऐसा ही सुनने में नाम आता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है या कैनबेरा उसको बोलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया की राजधानी वो वियना है। ऑस्ट्रिया वियना, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऐसे आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो आज हम पहले अध्याय का ही यूरोप में राष्ट्रवाद का ही हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। उनसे आगे थोड़ा सा समझेंगे। और मैंने पहले ही बताया है कि हमारी वीडियो की लंबाई कभी भी नहीं, कोशिश करूंगा कि 30 मिनट से अधिक ना हो, उनसे कम का हो, और आपको कंटेंट अधिक से अधिक मिले, आपको समझ में आए और आपको बर्डन भी ना लगे वीडियो देखने में। तो आप वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, बिना स्किप किया हुआ समझने का प्रयास कीजिए। एक बार जब समझ में आएगा तो 100% आप इसे अपने शब्दों में भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें आज पढ़ने वाले हैं कहाँ से, तो वियना सम्मेलन मूल रूप से हमने वहां पे छोड़ा था। हम वियना सम्मेलन को ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो टॉपिक है भी क्या, वो है वियना सम्मेलन। तो ये प्रश्न आपसे पूछा भी जाएगा। वस्तुनिष्ठ में तो एक प्रश्न बनता ही है कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था। वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ही हुआ था। ये कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की, या ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। इन प्रकार से इनको घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वियना सम्मेलन का ही तथ्य मैंने दिया है, तो आप पहले एक बार समझ लीजिए, फिर मैं हट जाऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको वीडियो को रोककर लिख लीजिएगा। तो वियना सम्मेलन क्या है, तो ये कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। तो याद रखना है चांसलर भी एक उस समय पद हुआ करता था जो किसी भी देश का सबसे बड़ा पद होता था। जैसे अभी हमारे देश में राष्ट्रपति है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय इसी के समतुल्य एक पद हुआ करता था चांसलर का। तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो वो था ऑस्ट्रिया के चांसलर किसने? मेटरनिख ने किया था, जो बहुत ही अधिक घोर प्रतिक्रियावादी था। यानी इसको आप कह सकते हैं एक राइट विंग पॉलिटिक्स से ही बिलोंग करता था। इनकी नीतियां थोड़ा और ज्यादा लोगों से हटके हुआ करती थी, लोगों के हितों में कम हुआ करती थी। किसका? मेटरनिख का। ठीक है, और फिर वियना सम्मेलन में भाग किसने लिया? अगर वियना सम्मेलन हुआ वियना में, तो इसमें भाग किसने लिया? तो मैंने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि जो भी नेपोलियन को जिसने हराया था, तो उनको हराने के बाद जो यूरोप की विजयी शक्तियां थी, यानी विजयी देश थे, उन लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसमें मूल रूप से कौन थे? ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, प्रसा। तो प्रसा याद रखना है उस समय सॉरी, तो प्रसा भी एक पावरफुल कंट्री तो नहीं कह सकते हैं, पावरफुल या एक हिस्सा था। साथ ही साथ फिर हमारा ऑस्ट्रिया हो गया और बहुत सारी यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया था वियना सम्मेलन में।
तो पहला चीज क्लियर हुआ। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इस सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, प्रूसिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, और जो भी यूरोप के विजयी देश थे या उस समय के ताकतवर देश थे, उन सभी ने भाग लिया था वियना सम्मेलन में। तो इस सम्मेलन का कहीं पर भी जो किसी भी प्रकार का सम्मेलन या मीटिंग बुलाया जाता है, तो हर एक मीटिंग का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, पर्पस होता है। बिना उद्देश्य या बिना पर्पस का कोई भी सम्मेलन, कोई भी मीटिंग कहीं भी ऑर्गेनाइज नहीं की जाती है। तो इस सम्मेलन का भी उद्देश्य था कि यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना जिसे नेपोलियन के युद्धों ने क्या किया था? क्षतिग्रस्त कर दिया था, अस्त व्यस्त कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया था कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन मूल रूप से यह अपने क्षेत्र का, अपने देश के हिस्से का और अधिक विस्तार करना चाहता था, जिसके कारण ये आए दिन किसी न किसी देश पर आक्रमण करता रहता था, जिसके कारण ये और सारे आसपास के देशों में राष्ट्रवाद की भावना जगी थी। और इनके जो बहुत सारे कुछ ऐसे भी निर्णय हुआ करते थे जिनके निर्णयों के कारण फ्रांस के लोग भी इनसे मतलब असंतुष्ट थे, और यही कारण था कि बाद में फ्रांस की क्रांति भी हुई। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। इस पर मैंने लास्ट वीडियो में कई बार मैंने इस वाले प्रश्न पे मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो ये समझ में आया मूल रूप से पहला इसका उद्देश्य क्या था कि हम क्या करेंगे कि यूरोप में जो मूल रूप से नेपोलियन के युद्ध के कारण जो शांति संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया है, हम उसको फिर से पहले के जैसा स्थापित करेंगे। साथ ही साथ याद रखना है गणतंत्र और प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उनको क्या करना? उसका विरोध करना। विरोध क्यों करना? क्योंकि ये मेटरनिक को पसंद नहीं था। मेटरनिक एक अलग किस्म का नेता था, तो इनका मूल रूप से था कि हम गणतंत्र और प्रजातंत्र इनका हम विरोध करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे? फिर से पुरातन व्यवस्था यानी जो पहले की व्यवस्था थी, हम उसको फिर से लागू करेंगे। ये किसका उद्देश्य था या किसका विचार था, किसका सोच था? ये था मेटरनिक का। ठीक है, ये इसका दूसरा। तीसरा क्या था कि वियना सम्मेलन के ही माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का क्या हो गया? अंत हो गया, और एक नए युग की शुरुआत हुई, मेटरनिक युग का। ठीक है, इसको याद में रखना, ध्यान में रखना है या याद रखना है कि वियना सम्मेलन के बाद ही नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। साथ ही साथ आपको अब याद रखना है कि फ्रांस में वियना व्यवस्था के तहत ही, यानी वियना सम्मेलन जो बुलाया गया था, वहां पर भी जो कुछ उन लोगों ने जो नए नियम बनाए, उसी नियम के तहत ही मूल रूप से बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना किया गया। यानी जो बुर्बो राजवंश जो पहले थी नेपोलियन से पहले, उनकी फिर से पुनर्स्थापना यानी दोबारा स्थापना किया गया, और उसकी स्थापना के बाद ही यहाँ पर राजा किसको बनाया गया? लुई 18वां को बनाया गया। याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा कि बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना के बाद राजा किसे घोषित किया गया था? तो वो लुई 18वां को किया गया था। साथ ही साथ याद रखना है कि लुई 18वां जो था, लेकिन ये लगभग अच्छा राजा था। इन्होंने मूल रूप से अपने देश में वहां की जो और सारी जो पार्टियां थी, जो बहुत सारा बदलाव करना चाहती थी फ्रांस में, इन्होंने उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया। ये अधिक प्रतिक्रियावादी नहीं बना, और इसी वजह से इन्होंने कुछ समय तक फ्रांस में शासन भी किया। लेकिन और लुई 18वां के द्वारा ही बाद में इन्होंने एक, या लुई 18वां बोलिए या ये लिखा जाएगा कि वहां के राजा के द्वारा एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। ये कब किया गया? 2 जून 1814 ईस्वी को। और जो 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया, ये चला कब तक? तो 1848 ईस्वी तक। 1848 ईस्वी की जो क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद इस घोषणा पत्र को समाप्त किया गया था। तो ये है हमारा वियना सम्मेलन। याद रखिएगा, प्रश्न आपसे बनेगा कि वियना सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, तो उनका उत्तर भी यही होगा। या फिर प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न आपको इस किताब के अंत में भी दिया गया है, लघु उत्तरीय में, तो वहां पर भी आपको यही लिखना पड़ेगा, यही सारा चीज, क्योंकि यही एक का बेसिक है। तो इनसे देखिए पहला प्रश्न क्या बनेगा? वियना सम्मेलन कब हुआ? तो वस्तुनिष्ठ में देखिए 1815 ईस्वी में वियना
किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की। या ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। ये जो वियना सम्मेलन था इसका मेजबानी किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था। इनके बाद मूल रूप से ये सारा तो प्रश्न नहीं बनेगा। फिर ये प्रश्न बनेगा गणतंत्र एवं प्रजातंत्र किस देश की क्रांति का देन है? तो फ्रांस की क्रांति का देन है। साथ ही साथ इसमें से और आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि बुर्बो राजवंश के बाद किनको राजा बनाया गया था? जब बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी तो लुई 18वां को। साथ ही प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वैसे ये बना नहीं है कभी, कि संवैधानिक घोषणा पत्र यानी वियना सम्मेलन के बाद संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 2 जून 1814 ईस्वी को किया गया था। और ये कब तक चला था? तो 1848 ईस्वी तक चला। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वीडियो बोर्ड के साइड में आ जाता हूं, आप वीडियो को रोक कर इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक कर इसको लिखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट या आपने इसको उतार लिया होगा। एक बार फिर से समझिए, अगर आपको इनको वाक्यों में लिखना है, कभी वैसे मैंने ऊपर नीचे लिखा है, अगर इसको वाक्यों में लिखना है कि मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं, तो आपको ऊपर से ही लिखना है कि मेटरनिक युग से मेटरनिक युग, तो आप यहां से भी लिख सकते हैं कि मेटरनिक युग से तात्पर्य यह है कि 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। पहला हो गया। इसके बाद इसी में लिखिएगा कि इस सम्मेलन में, वियना सम्मेलन जो हुई थी, इस सम्मेलन में मूल रूप से ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया आदि यूरोपीय शक्तियों ने भाग लिया था। मेटरनिक का मूल उद्देश्य था कि यूरोप में उस शांति संतुलन को स्थापित करना जो नेपोलियन के युद्धों के कारण अस्त व्यस्त या क्षतिग्रस्त कर दिया था। साथ ही साथ मेटरनिक के द्वारा जो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, इनको इसका विरोध करना, साथ ही इसके स्थान पर क्या करना, पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। वियना सम्मेलन के माध्यम से ही क्या होती है, जब ये सारा चीज मूल रूप से होता है, तो इसी सम्मेलन के ही माध्यम से मेटरनिक युग की शुरुआत और नेपोलियन युग का अंत होता है। तो मतलब यहाँ पर अंत और शुरुआत का मतलब क्या है कि नेपोलियन जो पहले उनकी जो विचारधारा थी उनको समाप्त कर दिया गया, और जो मेटरनिक की जो विचारधारा थी उनको मूल रूप से उन्होंने अपने विचार को दुनिया के सामने रखा। तो यही है नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत या फिर वियना सम्मेलन। अगर आपसे कोई पूछता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप उसको अच्छे से अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अगर आपको इसके बावजूद भी इस वीडियो में कहीं पर भी डाउट रहता है तो हमारे आपसे एक आग्रह है कि एक बार इस वीडियो को दोबारा देखिए। उनके बाद भी अगर कहीं पे आपको डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम अगले वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए नॉलेजपुर की और सभी वीडियो को। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।